कि जो कोकोमो मॉडल है इसका फुल फॉर्म तो आप लोगों को पता ही है, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। और ये किसने दिया था? गिवन बाय बोहेम इन 1981। इसे 81 मॉडल भी कहते हैं, इसे ऐसे भी कहते हैं। ये इसलिए बता रहे हैं कि इसका न्यूमेरिकल जो है वो एग्जाम में आपके आ सकता है अगर आ गया तो, वरना अक्सर जॉब में पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में। इसलिए इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा इम्फेसिस कर रहे हैं इस मॉडल को, कि आपके एग्जाम्स में न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है और आपके जॉब वगैरह में भी इसको पूछा जा सकता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कॉस्ट को कैलकुलेट करना, कॉस्ट को एस्टिमेट करना बहुत ज़रूरी है। और कोकोमो है क्या? प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मतलब जो सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं, प्रोजेक्ट एस्टिमेशन टेक्निक है। ठीक है, प्रोजेक्ट एस्टिमेशन टेक्निक है। जो किस तरह की टेक्निक है? ह्यूरिस्टिक एस्टिमेशन टेक्निक है। ह्यूरिस्टिक, ये हमने आपको बताया था। ह्यूरिस्टिक, ह्यूरिस्टिक एस्टिमेशन टेक्निक है। ठीक। अब इसमें क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बोहेम ने कहा कि जो भी सॉफ्टवेयर आप बनाएं, उन सॉफ्टवेयर को उन्होंने पहले तो 3 कैटेगरी में डिवाइड करा। तो उसकी कैटेगरी हम देख लेते हैं, फिर हम कॉस्ट एस्टिमेशन की कुछ चीजें बताते हैं कि कॉस्ट एस्टिमेशन में क्या क्या चीजें एस्टिमेट करी जाती हैं। तो आपको एक छोटी सी ये टेबल है बनी हुई है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अभी हम इस टेबल के बारे में बता रहे हैं आपको। एक मिनट। ये टेबल है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अभी इसमें जो लिखा हुआ है, ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये A1 A2 B1 B2, इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। अभी आप ये समझिए, ये जो ये देख रहे हैं आप, दो से, ये 2 से 50 मतलब 2000 से 50,000। कोई सॉफ्टवेयर आप ऐसा बना रहे हैं जो 2 से 50,000 तक है, लाइन ऑफ कोड है। और वो सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सॉफ्टवेयर पे आप पहले काम कर चुके हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर चुकी है, और वो सिंपल सॉफ्टवेयर है। सिंपल सॉफ्टवेयर का मतलब है कि वो इन्वेंट्री या पेरोल से रिलेटेड है, यानी कि ऑर्गेनिक सॉफ्टवेयर। बोहेम ने कहा 3 कैटेगरी के, एक और बोहेम ने कहा कि भाई 3 कैटेगरी के सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच और एम्बेडेड। तो ऑर्गेनिक को कहा कि ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स होंगे जो सॉफ्टवेयर एक तो नोन हो, मतलब डेवलपमेंट टीम इससे परिचित हो, नोन हो, इजी हो। लाइक जैसे पेरोल सिस्टम है, जैसे पेरोल सिस्टम है, ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, बिलिंग सिस्टम है, ये सब बहुत सिंपल सॉफ्टवेयर्स होते हैं। और इसमें 2000 से लेकर के 50,000 क्या हो, लाइन ऑफ कोड। किसी भी सॉफ्टवेयर को एस्टिमेट करने के लिए दो चीजों पे एस्टिमेट करा जाता है, एक लाइन ऑफ कोड पे और एक फंक्शन पॉइंट पे। तो यहाँ पर जो कोकोमो मॉडल है वो लाइन ऑफ कोड पे कैलकुलेशन करता है। किस पे करता है? लाइन ऑफ कोड पे। तो एक सॉफ्टवेयर हो गया हमारा ऑर्गेनिक। ठीक है, समझ में आ रहा? ये चीज समझ में आई? ऑर्गेनिक वाला चीज समझ में आ गया? बताइए पहले यस और नो, तो फिर हम आगे चलें, दूसरा बताएं। हम ये हालांकि ये बता चुके हैं, हम एक बार फिर से बताना चाह रहे हैं क्योंकि उसमें एक पॉइंट गलत हो गया था लास्ट वाली वीडियो में, लास्ट वाली क्लास में। इसलिए हम इसको फिर से बता रहे हैं और आप इसको फिर से समझ लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल अगर आ जाता है तो आप कर लें। ओके, अब एक जो सॉफ्टवेयर है जो सेमी डिटैच्ड, सेमी डिटैच ये वाला, सेमी, उसमें कितनी लाइन है? 50 से 300 लिखा है। और यहाँ पे देखिए लिखा है KLOC। KLOC मतलब 1000 लाइन ऑफ कोड, यानी 50 में 1000 का मल्टीप्लाई कर दिए, 300 में 1000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सेमी डिटैच में जो सेमी डिटैच सॉफ्टवेयर होंगे, ये थोड़े से टफ होंगे, थोड़े फैमिलियर भी हो सकते हैं, नॉन फैमिलियर भी हो सकते हैं ये सॉफ्टवेयर। जैसे
क्या कहते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स वगैरह बनाना, लाइक कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, ठीक है, इंटरप्रेटर जैसे सॉफ्टवेयर्स बनाना। यानी कि क्या बनाना, यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स जैसे एंटीवायरस वगैरह, ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं। इस तरह के सॉफ्टवेयर को बनाना, जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो सेमी डिटैच सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और इसमें जो लाइन ऑफ कोड को का अप्रोक्सीमेटली जो रखा गया है, वो 50,000 से लेकर के 300,000, 300,000 कितना हुआ, 3 लाख LOC, इतना LOC के जो सॉफ्टवेयर्स होंगे, ठीक है। और फिर एम्बेडेड, एम्बेडेड में कहा गया कि एम्बेडेड ऐसे सॉफ्टवेयर्स होंगे, ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाएगा जो कि कैसे हो, बिग प्रोजेक्ट्स हो, बिग हो, ये बिग प्रोजेक्ट होंगे। और ये रियल टाइम से रिलेटेड प्रोजेक्ट हो सकते हैं। रियल टाइम से रिलेटेड का मतलब क्या हो गया, रियल टाइम का मतलब है लाइक जैसे एयर कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है, एयर कंट्रोल सिस्टम, इस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बहुत बड़े सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो डायरेक्ट, जो ये रियल टाइम सिस्टम्स हैं, ये ऐसा भी हो सकता है कि ये सिस्टम हार्डवेयर से कंट्रोल होते हैं, हार्डवेयर के लिए बनाया जाता हो, फॉर हार्डवेयर, फॉर हार्डवेयर, ठीक है ना। और जैसे आपका एटीएम है, अब एटीएम पूरा मशीन से चलता है ना, एटीएम पूरा किससे चलता है, एटीएम जो है वो पूरा मशीन से चलता है, ठीक है ना। तो एटीएम का जो सॉफ्टवेयर है, ये भी हार्डवेयर से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है। इस तरह के जो भी सॉफ्टवेयर, जैसे मान लीजिए सिटी स्कैन का सॉफ्टवेयर है, सिटी स्कैन, ये भी पूरा मशीन से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और रियल टाइम सिस्टम्स हैं ये सब, ठीक। तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर वो एम्बेडेड होंगे, और एम्बेडेड में लाइन ऑफ कोड कितना होगा, ग्रेटर देन 3,000 या इक्वल टू 3, मतलब 3 लाख या 3 लाख से ऊपर के जो प्रोजेक्ट होंगे, लाइन ऑफ कोड होंगे, वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे होंगे आपके एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। क्लियर हो गया। अब देखिए, सॉफ्टवेयर चाहे ऑर्गेनिक हो, सेमी डिटैच्ड हो, या एम्बेडेड हो, तीनों कैटेगरी में से कोई भी कैटेगरी का सॉफ्टवेयर हो, किसी भी कैटेगरी का सॉफ्टवेयर हो, इन एवरी प्रोजेक्ट, इन एवरी प्रोजेक्ट, इन एवरी प्रोजेक्ट दो चीजें लगती जरूर हैं, एक एफर्ट, ठीक है, और एक टाइम, ठीक है। एफर्ट जो होता है, एफर्ट को जो शो करा जाता है, वो शो करा जाता है PM। PM का मतलब होता है पर्सन मंथ, पर्सन मंथ, पर्सन मंथ का मतलब होता है कि कितने पर्सन, जैसे मान लीजिए कि एक वैल्यू आई 18 PM, तो 18 PM का मतलब हो गया कि 18 पर्सन पर मंथ इस पर्टिकुलर काम में लगेंगे। अब जरूरी नहीं है कि सॉफ्ट, जैसे मान लीजिए सॉफ्टवेयर एक है, 1 साल बना, पूरा 1 साल तक, तो ऐसा हो सकता है कि पहले महीने 4 लोगों ने काम करा हो, 4 लोग पर मंथ, दूसरे महीने 5 लोग पर मंथ, तीसरे महीने 15 लोग पर मंथ, चौथे महीने 10 लोग पर मंथ, ऐसे ऐसे करते हुए 12th मंथ, फाइनल मंथ में मान लीजिए करा 10 लोगों ने काम, 10 प्रोग्रामर्स ने काम, 10 पर्सन्स ने काम करा। वो पर्सन कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी स्टाफ हो सकता है। ये पर्सन कौन है, ये पर्सन हो सकता है स्टाफ। अब वो स्टाफ कौन हो सकते हैं, प्रोग्रामर हो सकता है, डिजाइनर हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, ये चीज समझ लीजिए आप लोग, है ना। प्रोग्रामर हो सकता है, वो मैनेजर हो सकता है, वो डिजाइनर हो सकता है, वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, DBA हो सकता है, एनालिस्ट हो सकता है, ठीक है, डिजाइनर हो सकता है, कोडर हो सकता है, टेस्टर हो सकता है, वो कोई भी स्टाफ हो सकता है। सभी लोग तो मिलके काम करेंगे ना, इट्स अ टीम वर्क, ठीक है। और टाइम जो होता है, ये निकाला जाता है किसमें, मंथ में। जैसे मान लीजिए टाइम की वैल्यू आ गई, कि टाइम की वैल्यू आ गई, मान लीजिए कि टाइम की वैल्यू आ गई 30, मतलब 30 मंथ्स लगेंगे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। इतनी बात समझ में आ गई। हर प्रोजेक्ट में क्या चीजें एस्टिमेट करी जाएंगी, एफर्ट और टाइम। इन एवरी प्रोजेक्ट एफर्ट एंड टाइम इज एस्टिमेटेड,
एफर्ट किस में एस्टिमेट होगा? पीएम में, ठीक है। और टाइम किस में होगा? मंथ में, ठीक है ना। एफर्ट होगा पीएम में। इसको हम ई भी कहते हैं, ई फॉर एफर्ट। ये जो ई लिखा हुआ है ये यही ई है, ठीक है। और ये जो टाइम है, द टाइम, इसको हम टी डेव भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? टी डेव, यानी कि टाइम टेकन, टाइम, नहीं ऐसे लिखो, पूरा लिखना है ऐसे। ए, इसको टाइम टेकन नहीं लिखो, इसको लिखो डेवलपमेंट टाइम। डेवलपमेंट टाइम इन मंथ्स, ठीक है। डेवलपमेंट टाइम इन मंथ्स, इसको हम डी भी कहते हैं, डी यानी कि ड्यूरेशन। क्या बोलते हैं? ड्यूरेशन, टाइम टेकन इन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में लगने वाला टाइम। तो हमें क्या क्या मिल गया? पीएम यानी कि ई मिल गया, टी डेव यानी कि डी मिल गया। अब फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला दो चीजों के लिए होगा। फॉर्मूला क्या होगा? फॉर, फॉर, अब फॉर्मूला दो चीजों के लिए होगा। किस किस चीज के लिए? फॉर एफर्ट एस्टिमेशन, फॉर एफर्ट, एफर्ट एस्टिमेशन, फॉर एफर्ट एस्टिमेशन। एफर्ट एस्टिमेशन का जो फॉर्मूला होगा दैट इज ई इज इक्वल टू, लिखो चाहे एफर्ट पूरा लिख दो, वो ये फॉर्मूला तो हम लोग लिख चुके हैं पहले, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे A1 KLOC A2 पावर A2, ठीक है, ये लिख दिया। अब दूसरा फॉर्मूला, दो दो फॉर्मूले होंगे, नंबर 1 और नंबर 2, ये दो फॉर्मूले लगेंगे। फॉर, या टी होगा फॉर एफर्ट, फॉर टाइम एस्टिमेशन यानी कि ड्यूरेशन, फॉर टाइम एस्टिमेशन, फॉर टाइम एस्टिमेशन। टाइम एस्टिमेशन के लिए यहाँ पर हम फॉर्मूला जो लिखेंगे, टी डेव इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे B1। अब यहाँ पे हमने जो लिखा दिया था एफर्ट लिखा दिया था गलती से, ठीक है। यहाँ पे एफर्ट नहीं होगा, यहाँ पे KLOC लिखा दिया था हमने, KLOC लिख दिया था लास्ट क्लास में, वो गलती से लिख दिया था, तभी फॉर्मूला गड़बड़ हो गया हमारा। तो हमें यहाँ पर लिखना है एफर्ट। क्या लिखना है? एफर्ट, यानी कि एफर्ट, इसका मतलब ये है, और यहाँ ऊपर लिख देंगे B2 की पावर, यानी एफर्ट रेज B2, ठीक है। अब देखो यहाँ जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो एफर्ट होगा, यही एफर्ट की वैल्यू यहाँ पर, जैसे मान लो कि यहाँ निकल के आया 10, इसी 10 को हम यहाँ रख देंगे। 10 निकल के आया, मान लो कोई कैलकुलेशन करा, 10 निकल गया, 10 निकल गया, 100 200 300 कुछ भी, वो हम यहाँ पे रख देंगे एफर्ट। यही हमने लास्ट क्लास में गलती कर दी थी, हमने यहाँ KLOC लिख दिया, तो हम KLOC से ही कैलकुलेट कर ले गए, जल्दी जल्दी में लिख दिया। यहाँ पर हमें लिखना चाहिए था एफर्ट, ठीक है। बाकी पूरा कॉन्सेप्ट जो है सेम है लास्ट क्लास का, हम लोग एक कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, एफर्ट तो समझ में आ गया, ये A1 A2 B1 B2 ये क्या है? ये कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये कांस्टेंट है, गिवन बाय बोहेम। बोहेम ने ये कांस्टेंट दे दिए, A1 A2 B1 B2, ये क्या है? ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, और इनकी वैल्यू गिवन है। वैल्यू कहाँ गिवन है? वैल्यू ये देखिए गिवन है। अब ये देखिए, अब ये वाला देख लीजिए आप, अगर हम इसको, सॉरी, ठीक है, ये हमें यहाँ पर वैल्यू जो है, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं तो आपको ये देखिए, ये हमें जो वैल्यूज यहाँ पर दी हुई हैं, ये दीज वैल्यूज, ये हमारा A1 है, ये A2, ये B1, ये B2। अब ऑर्गेनिक सॉफ्टवेयर के लिए
सेमी डिटैच सॉफ्टवेयर के लिए और एम्बेडेड सॉफ्टवेयर के लिए आपको जो फॉर्मूला मिले, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि अब आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा फॉर्मूला किस पे अप्लाई करा जाए, तो ये डिसाइड होगा कि फॉर्मूले में कौन सी वैल्यू रखें, A1 A2 B1 और B2। देखो अब यहाँ पर इसको फिर से देखो, ये वाला यहाँ पर A1 A2 B1 B2, ठीक है। अब A1 A2 B1 B2 की वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन कौन सा A1 और कौन सा B2 हम यूज करें, हम इसको लिखें या इसको लिखें या इसको लिखें, तो इट डिपेंड्स ऑन कि लाइन ऑफ कोड कितना है। तो आपको क्या दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए जो LOC है ये क्या होगा, ये गिवन, ये दिया जाएगा, LOC इज गिवन, ये ऑलरेडी दे दिया जाएगा कि एक सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोजेक्ट है जिसमें मान लीजिए हमने कहा जिसमें से 1 लाख 1 लाख LOC यूज होंगी। अब बताइए 1 लाख में ये किस कैटेगरी में आएगा, हमें आप कैटेगरी बता सकते हैं, बताइए किस कैटेगरी में आएगा। 1 लाख लाइन ऑफ कोड सेमी डिटैच, वेरी गुड शिवानी, सेमी डिटैच्ड में आएगा, वेरी गुड। बाकी लोग समझेंगे नहीं, निखिल वेरी गुड, निखिल भी समझ गए सेमी डिटैच्ड। आदर्श आप बताइए, आदर्श आप बताएं, समझ में आ गया आपको? आदर्श ओके चलो। अब इसको हम कैलकुलेट, यानी कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये किसकी कैटेगरी में है, ये सेमी डिटैच्ड कैटेगरी में है। तो अब देखो, यानी कि फॉर्मूला तो हमारा यही है ना, हमको एफर्ट निकालना है। देखो एफर्ट, और एफर्ट इज इक्वल टू A1 और ब्रैकेट में KLOC और की रेज A2, यानी कि पावर A2, ठीक। अब KLOC इज गिवन, यहाँ पे तो 1000 LOC दिया, हमको हमको 1000 नहीं लिखना है, हमको सिर्फ क्या लिखना है, हम इसमें से सिर्फ ये लेंगे 100। अगर ये 3 lakhs होता, 3 lakhs तो हम 300 लेते, अगर 50,000 होता तो हम केवल 50 लेते, हम 1000 नहीं लेंगे क्योंकि KLOC है। तो हम यहाँ इसको ऐसे लिखेंगे A1 इन ब्रैकेट्स 100 पावर A2। अब यहाँ पे चूंकि ये सेमी डिटैच्ड है, इसलिए हम कौन सी वैल्यू लेंगे, हम इस वैल्यू को लेंगे, इसके A1 और A2 को ले लेंगे। तो A1 कितना है 3, यहाँ 100, और A2 कितना है, A2 है 1.12, 1.12, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारे पास कैलकुलेटर रखा हुआ है, हम लोग जस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट कर लिया, आप लोग को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अगर कैलकुलेटर पास में है तो कर लीजिए। तो हमने लिखा 300 इन ब्रैकेट्स 100 पावर 1.12, तो ये आ गया 521, 521.34, 521.34। अगर ये 5 होता तो हम इसको 2 कर लेते, वो मैथ का जो लगता है यहाँ पे, राउंड में लेंगे हमेशा, इसको हम राउंड में लेंगे, तो राउंड में हमने ले लिया 521। इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी, एफर्ट की यूनिट होती है PM पर मंथ, वो पर्सन मंथ, PM मतलब पर्सन मंथ, PM मतलब पर्सन मंथ, पर्सन मंथ। बिग प्रोजेक्ट, ये क्या कहते हैं 1 लाख लाइन है पर्सन मंथ्स, ठीक है। ये पर्सन मंथ आ गया, यानी कि ये हमारा ई निकल आया, ई, ये एफर्ट ई होता है ना, तो इसको हम ई लिखें चाहे एफर्ट लिखें एक ही बात है, ठीक। अब दूसरा, दूसरा हमको क्या निकालना है, टी डेव। अब टी डेव निकालिए, टी डेव क्या है, टी डेव है B1। अब यही हमने के LOC लिख दिया था बेसिकली, यहाँ हमको एफर्ट लिखना है, एफर्ट, ठीक है, और B2 रेज B2। तो B1 क्या है, अब इसका B1 लेंगे ये, अब हम इसका B1 लेंगे, ये यहाँ पर सेमी डिटैच का, ठीक है। अगर ऑर्गेनिक होता तो हम ये वाला ले लेते, और अगर एम्बेडेड होता तो हम ये ले लेते। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2.1, 2 पॉइंट, सॉरी क्या है 2.5,
2.5, एफर्ट कितना आया है 521, यहाँ पे हम 521, इसी को हमने लास्ट क्लास में गलत लिख दिया था, और यहाँ पे रेज यानी कि पावर 0.35, तो ये तकरीबन आ जाएगा 2.5 ब्रैकेट्स में 521 ब्रैकेट क्लोज पावर 0.35 इज इक्वल टू 22.32, ये आ गया 22.32। तो राउंड में ही हम लिखेंगे, अगर यहाँ 5 होता तो 23 कर लेते, क्योंकि 5 से कम है तो यहाँ पे मैथ का फॉर्मूला इंटीजर वैल्यू लेंगे, केवल 22 लिखेंगे। ये 22 क्या है, ये 22 हमारा टी डेव है, यानी कि डी है, ये ड्यूरेशन, ये क्या है डी, इट इज व्हाट, इट इज डी, ये हमारा डी निकल आया। यहाँ पे, यहाँ पे देखो, ये वाला जो हमने भी यहाँ यूनिट्स बताई थी, डी डेवलपमेंट टाइम डी आ गया। क्लियर है ये टी डेव। अब बताओ यहां तक समझ में आ गया? कॉस्ट कैसे निकालते हैं ना, ये तो देखो क्या होगा, कॉस्ट कैसे निकालेंगे, एफर्ट है पर्सन, मान लो कि 521 पर्सन लगेंगे, तो 521 पर्सन में कहा गया कि एक पर्सन की जो सैलरी है मान लो 5,000 है, तो 5,000 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा इतने हजार सैलरी लगेगी। ड्यूरेशन हमारा क्या लग रहा है, ये डियर ड्यूरेशन है, ये हमारा आएगा किसमें, मंथ में, कि 22 महीने लगेंगे इस प्रोजेक्ट को बनाने में। कितना लगेगा इस प्रोजेक्ट को बनाने में, 22 महीने लगेंगे, 22 महीने, 22 मंथ, यानी कि 521 लोग मिल के काम करेंगे 22 महीने तक। तो ये हमारा प्रोजेक्ट जो कि 1 लाख लाइन ऑफ कोड का है और सेमी डिटैच्ड है। सेमी डिटैच मतलब हम या तो कंपाइलर बना रहे हैं, या तो डेटाबेस का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, या इंटरप्रेटर बना रहे हैं, कुछ ऐसा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो उसमें हमें इतना दिन लगेगा। ठीक, अब इसी को क्या करेंगे, नंबर ऑफ एग्जैक्ट पर्सन अगर निकालना है तो उसके लिए जो फॉर्मूला है दैट इज पर्सन एस्टिमेशन, जो हम लोग करते हैं, एवरेज स्टाफ साइज इसको बोलते हैं, एवरेज स्टाफ साइज, एवरेज स्टाफ साइज। एवरेज स्टाफ साइज जो होता है वो ई बाई डी होता है, ई बाई डी। तो ई कितना है 521 बाई डी, डी कितना है 22, तो ये आ जाएगा हमारा 521 डिवाइडेड बाई 22, ये आ गया 23.6, 23.6। तो 6 का मतलब 5 से ऊपर है, तो हम इसको क्या ले लेंगे 24 ले लेंगे। तो ये जो 24 आएगा ये कौन होगा, ये पर्सन होंगे पर मंथ। ठीक है, रियल में इतना टाइम लगेगा और क्या, रियल में ही तो लगेगा भाई। ऐसा है कि आपको बता दिया, देखो होता क्या है ना, आप एक फ्लैट बना रहे हैं, आपसे कहा जो बिल्डर्स होते हैं ना, तो बिल्डर्स क्या करते हैं, बिल्डर को पता है, नया बिल्डर नहीं पुराना बिल्डर है, पुराने बिल्डर को पता है, आपने कहा हमारे 100 वर्गस का प्लॉट है और हमें इसमें 2 BHK बनाना है, तो बता देगा 4 महीने में बना के दे देंगे आपको। तो आप कहेंगे इतना ही है, एग्जैक्ट कैसे कर दी, उनको आइडिया हो जाता है, लेकिन इसको कैलकुलेट भी करा जाता है। ठीक है, उसी तरीके से सॉफ्टवेयर को भी कैलकुलेट करा जाता है। तो कुछ चीजें तो कुछ हमारे पास कांस्टेंट होना चाहिए ना, तो कुछ कांस्टेंट्स हैं, वो कांस्टेंट कौन कौन से, एक तो हमें एलओसी मिल गया और एक हमें ये कांस्टेंट मिल गए। तो जब हमारे पास ये कांस्टेंट मिल गए तो हम क्या कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लो यहाँ पर आ गया कि 24 लोग हर महीने लगेंगे, 24 पर्सन पर मंथ, यहां पर आ गया, ये एवरेज स्टाफ साइज है बेसिकली, एवरेज स्टाफ साइज पर मंथ। ठीक है, और 22 महीने तक काम होगा। तो मान लेते हैं कि एक स्टाफ की सैलरी अगर अमेरिकन कंपनी है तो डॉलर में दे रही होगी, मान ली $5,000 दे रही है, तो $5,000 को आप 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस तरीके से हम कॉस्टिंग वगैरह निकाल सकते हैं। अब बताइए यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, क्लियर है ना ये? इसी तरीके से हम प्रोडक्टिविटी भी निकाल सकते हैं, जैसे ई आ गया ना, प्रोडक्टिविटी भी निकाल सकते, तो जितना केएलओसी होता है उसी को हम प्रोडक्टिविटी ई से डिवाइड कर देंगे। एक प्रोडक्टिविटी भी होता है, हालांकि ये एडवांस फॉर्म है, मतलब एडवांस चीज है, आपके एग्जाम में शायद ना आए, लेकिन आप
इसको भी जान लीजिए कि अगर आ जाए प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी तो आप इसको करेंगे KLOC, जितना भी KLOC है और जितना E आया है, E मतलब एफर्ट, तो KLOC था हमारा, क्योंकि उसको उसमें लिखना है 100 में, ये डिवाइडेड बाय एफर्ट, E आया था हमारा 500, कितना आ गया था 500, 521, 521। अब जो भी आता है पॉइंट में आप लेकर के आएंगे, जो भी आए जिसमें भी आए, वही सॉफ्टवेयर की प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना। प्रोडक्टिविटी के इतना इतना सॉफ्टवेयर पर मंथ बनता चला जाएगा। जैसे इसको अगर हम मान लो डिवाइड कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 5.21 आएगा ना, क्यों, यही आएगा ना, और क्या, यही तो आना चाहिए, 100 डिवाइडेड बाई 522, ओ सॉरी, ये तो कुछ और आ गया, अच्छा 0.19 आएगा, सॉरी ये नहीं आएगा, गलत लिख, 5 नहीं आएगा, पॉइंट 0 कैलकुलेटर सही है, 0.19, 0.19 आएगा, ठीक है, इतना आएगा, ये प्रोडक्टिविटी है। कि ये प्रोडक्टिविटी डे में भी निकलती है, मंथ में भी निकलती है, कि हर दिन इतना परसेंट सॉफ्टवेयर बन जाएगा, इतना परसेंट प्रोड्यूस हो जाएगा। प्रोडक्टिविटी का मतलब कितना प्रोड्यूस हो रहा है, हालांकि ये आपको, इससे आप कंसर्न ना रहिए, लेकिन इसका फॉर्मूला यही है, ठीक है। हाँ 0.191 आया, 0.19 ये प्रोडक्टिविटी है, कि इतना परसेंट पर डे या इतना परसेंट सॉफ्टवेयर पर मंथ बन के तैयार हो जाएगा। प्रोडक्टिविटी उसी को तो कहते हैं, कितना प्रोड्यूस हो गया। तो आपको ये चीज अब समझ में आ गई आपको, बस हमारा वही KLOC गलत था, बाकी कॉन्सेप्ट और हमारा जो फॉर्मूला था और जो वैल्यूज थी वो सब सेम थी, कोई किसी में कोई गलती नहीं थी। सिर्फ हमने यहाँ पर एफर्ट लिखना था, टी डेव इज इक्वल टू B1 एफर्ट B2, यहाँ पे एफर्ट की जगह हमने KLOC लिख दिया था, आप लोग भी सही कर लीजिएगा। बताइए इसमें कोई कंफ्यूजन है, अब आप KLOC समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग बताइए, कोई कंफ्यूजन हो इसमें, नहीं। शिवानी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आदर्श को कोई प्रॉब्लम नहीं, बस दो लोगों को, हेमा नो प्रॉब्लम, निखिल नो प्रॉब्लम, वेरी गुड, सपना क्लियर है, और बाकी क्या लगा के चलेगा वो मीटिंग, नमिता क्लियर, तनु क्लियर, वेरी गुड, प्रियंका, सचिन आपका रिस्पॉन्स नहीं आया, चलो सबको क्लियर है, वेरी गुड, ठीक है। अब हमारा जो है, जो टॉपिक हमें पढ़ाना था वो था हमारा रिक्वायरमेंट, जो कि हमको पढ़ाना था। रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट हमने बताया था कि रिक्वायरमेंट दो तरह के होते हैं, एक यूजर रिक्वायरमेंट और एक सिस्टम रिक्वायरमेंट, ठीक है। नहीं नहीं ऐसे नहीं, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, बल्कि हाँ ठीक है। अब सिस्टम रिक्वायरमेंट में तीन तरह की रिक्वायरमेंट होती है, एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट, एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, और एक डोमेन रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो यूजर रिक्वायरमेंट, सिस्टम रिक्वायरमेंट में तीन पार्ट, क्या क्या, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट और डोमेन रिक्वायरमेंट, ठीक। अब देखिए जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, पहले ये रिक्वायरमेंट का समझिए कि रिक्वायरमेंट अराइज कहाँ से होती है, पहले तो ये समझ लें। आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं,
तो आप कौन है? आप है डेवलपमेंट कंपनी। डेवलपमेंट कंपनी सॉफ्टवेयर किसके लिए डेवलप करेगी? क्लाइंट के लिए। तो क्लाइंट क्यों सॉफ्टवेयर बनवा रहा है? क्योंकि क्लाइंट को इस पे अपना वर्क करना है। मान लो क्लाइंट का कोई भी वर्क हो सकता है। क्लाइंट हो सकता है कोई भी काम करे, जैसे क्लाइंट की बिलिंग का काम है, क्लाइंट का लाइब्रेरी का काम है, क्लाइंट की यूनिवर्सिटी का काम है, स्टूडेंट की डिटेल रखना है। तो क्लाइंट के कुछ भी काम हो सकते हैं, यानी कि ये जो क्लाइंट है ये बैंक से भी हो सकता है, एजुकेशन से भी हो सकता है, ये हॉस्पिटल से भी हो सकता है, ये ऑनलाइन शॉपिंग से भी हो सकता है ऑनलाइन शॉपिंग का कोई सॉफ्टवेयर बनवाने आया। तो क्लाइंट के वर्क के लिए क्या होगा कि रिक्वायरमेंट बताई जाएगी, क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएगा। रिक्वायरमेंट्स, तो रिक्वायरमेंट्स, अब ये क्या होगा? यहाँ पर हम कहेंगे क्लाइंट टेल इट्स रिक्वायरमेंट टू सॉफ्टवेयर डेवलपर। क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट किसको बताएगा? सॉफ्टवेयर डेवलपर को। तो ये जो लाइन है, यही लाइन कह रही है कि हम क्या है? हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। यही लाइन क्या कह रही है? कि हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट हम है। मतलब कि जो क्लाइंट है, क्लाइंट ने बोला कि हमें जो सॉफ्टवेयर चाहिए, जो न्यू सॉफ्टवेयर हमारा है, जो न्यू सॉफ्टवेयर आप जो बनाएंगे उसमें ये काम होना चाहिए। फंक्शन, उसमें फंक्शन 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए। मतलब वो ऐसे, हम उसमें ऐसे इनपुट दें तो हमें ऐसे आउटपुट मिले, हम उसमें ये टाइप करें तो हमें ऐसा दिखाई पड़े, हमें ऐसा शो हो, हम उसमें ये स्कैन करें तो वो यहाँ जाके स्टोर हो जाए, हम उसमें ऐसे क्लिक करें तो ऐसे वो कनेक्ट हो जाए इंटरनेट से, वो एज ए इंटरनेट से। मतलब भाई क्लाइंट अपना बताएगा ना कि हम ये चाहते हैं कि हमारा ऑनलाइन पेमेंट हो जाए, हम चाहते हैं कोई फीडिंग करे तो वो फीडिंग ऐसे शो हो, ऐसे दिखाई पड़े, यही सब तो चाहेगा क्लाइंट। तो यही हमारी क्या हो गई? फंक्शनल रिक्वायरमेंट। समझ में आ गया? बताओ फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्लियर है? नहीं, तनु पूछ रही है सेमी डिटैच ही क्यों। देखो ना, सेमी डिटैच नहीं, हमने क्या कहा कि हमने एक अजम्पशन लिया था कि मान लो कि एलओसी अगर दे दी जाए, मान लो एलओसी दे दी जाए, एलओसी को कह दिया गया 1 लाख। तो हमने मान लिया था ना, इसलिए हमने क्या कहा कि अगर 1 लाख है तो सॉफ्टवेयर कौन सा हो गया? सेमी डिटैच। तुम मान लो कि हमारी जो लाइन ऑफ कोड है वो 40,000 है, तो 40,000 किस में आएगा, किस कैटेगरी में? ऑर्गेनिक में आ जाएगा। हमने कहा हमारे जो सॉफ्टवेयर है वो 4 लाख लाइन ऑफ कोड का होगा कम से कम, तो वो आ जाएगा एम्बेडेड में। अब समझ में आएगा तनु? क्लियर है ना? तो यहाँ पर सेमी डिटैच की हम लोग ने माना था, एज्यूम कर लिया था कि 1 लाख लाइन ऑफ कोड करीब लगेगा, तब हम एफर्ट और टाइम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए ये वैल्यू कौन सी रखनी है? सबसे पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि A1 A2 B1 B2 में हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, कौन से कांस्टेंट को। तो ये पता होना चाहिए कि सेमी डिटैच है या ऑर्गेनिक है, कैसा सॉफ्टवेयर है। बात समझ में आ गई? ओके। तो अच्छा ये बताओ हमको, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट समझ में आ गया? फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्लियर है? फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्लियर है ना? ओके। अब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखो, हेडिंग डालो। नॉन फंक्शनल। देखो फंक्शनल रिक्वायरमेंट तो उसने बता दी, किसने? क्लाइंट ने। अब ये जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, ये
रिक्वायरमेंट होंगी डेवलपर साइट से, डेवलपर साइट से, जिसमें यूजर को इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब कि इनपुट के लिए क्या लॉजिक लगाया जाएगा, इनपुट के लिए क्या कोडिंग की जाएगी, इनपुट के लिए या जो आउटपुट है उसका क्या साइज होने वाला है, उसका स्टोरेज लोकेशन क्या होने वाला है, स्टोरेज लोकेशन, उसमें कौन सा स्टोरेज मेथड यूज होगा। जैसे होता नहीं कि मेहमान आया तो मेहमान को खाना खाने से मतलब है, मेहमान ये सब नहीं पूछता आपने जिस चूल्हे पे बनाया वो चूल्हे का क्या नाम है, सन फ्लेम का है कि आपने लकड़ी के चूल्हे पे बनाया, अंगीठी पे बनाया है, आपने मिट्टी का तेल लगाया था, कि आपने वो क्या कहते हैं लकड़ियां लगाई थी या कंडे उपले लगाए थे, या आपने गैस से जला लिया चूल्हा, आपने मिर्चें कूट के डाली थी, कहाँ से मंगवाई थी, किस खेत से आलू आए थे, ये सब कहाँ पूछता है, उसको खाने से मतलब है ना। तो किस खेत से आलू आए थे, और क्या गैस पे बना था, कि चूल्हे पे बना था, चम्मच चलाया था, कि छुरी कौन सी यूज करी थी सब्जी काटने के लिए, ये सब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, इससे यूजर को कोई भी मतलब नहीं है। यूजर को किस रिक्वायरमेंट से मतलब है, नॉन वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट से, कि हमें ये काम चाहिए, उस काम को कैसे करना है उसके लिए डेवलपर साइड से क्या होगा कि लॉजिक कैसे लगेगी, कोडिंग कैसे लगेगा, ठीक है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हम कौन सा यूज करेंगे, कौन सी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे, ये सारे काम किसके हो जाएंगे, कौन सी प्रोग्रामिंग हम सी पे बनाएंगे कि CSS पे बनाएंगे कि PHP पे बनाएंगे, ठीक है, ये सारा काम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आता है। क्लियर है ये, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में